नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में बताऊंगी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण कैसे हुआ है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से पहले आप इसके पद्धतियों को जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः किन किन पद्धतियों का सहारा लिया गया था। तो पहली जो पद्धति थी वो संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन जो था वो 4 युगों अथवा 4 कालखंडों के आधार पे किया गया था। यानी कि इस पद्धति के अनुसार पहली जो पद्धति थी उसके अनुसार इतिहास का हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा 4 कालखंडों में किया गया था। पहला जो था आदिकाल, भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यानी कि प्रत्येक साहित्य जो होता है, प्रत्येक जो जैसे इतिहास हुआ, ये हिंदी हुआ, इसका अलग अलग जैसे इतिहास है तो उसमें भी अलग अलग भागों में अलग अलग बांटा गया है। जैसे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, वैसे ही ठीक हिंदी साहित्य का जब लेखन हुआ तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आदिकाल में आदिकाल के विद्वान, फिर भक्तिकाल में भक्तिकाल के विद्वान, रीतिकाल में रीतिकाल के विद्वान, आधुनिक काल में आधुनिक काल के विद्वान, ऐसे 4 भागों में यानी 4 युगों में ये बांटा गया हिंदी साहित्य को। तो ये पहली पद्धति के अनुसार हुआ। दूसरी पद्धति के अनुसार केवल 3 युगों का वर्णन होता है, 3 युगों की कल्पना की गई है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो पद्धति है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के काल विभाजन की पद्धतियां मैं बता रही हूँ। तो तीसरी पद्धति जो है वो साहित्य का विभाजन विधा क्रम से होता है। तीसरी पद्धति के अनुसार साहित्य का विभाजन विधा क्रम से होता है। यानी कि कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल था। यानी कि जिसमें कविता या गद्य साहित्य की विविध विधाएं थी, उसी इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन करके ये 4 कालों में इसका विभाजन किया गया। चौथी जो पद्धति आती है उसके अनुसार शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ माना गया। तो ये हुआ आपकी 4 पद्धतियाँ हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, ये 4 पद्धतियाँ हुई। अब आइए जानते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में गारसा दस्तासी और शिव सेंगर का कोई योगदान नहीं, मतलब उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। इनकी जो रचनाएं हैं दोनों की, उसमें काल विभाजन का कोई वर्णन नहीं है। ये लोग जो रचनाएं अपनी की थी वो वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा किए थे, तो इसमें काल विभाजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वर्णानुक्रम पद्धति से किए थे। जैसे ए से जितने कवि आए, बी अक्षर से जितने कवि आए, सी अक्षर से जितने कवि, ऐसे करके वो वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा किए। लेकिन जब जॉर्ज गिरिसन ने अपनी रचना की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसमें उन्होंने काल विभाजन के आधार पर ये रचना की। काल विभाजन इसी में किया। इसमें भी काल विभाजन जो किए वो 12 अध्याय और 3 कालखंडों में विभाजन किया। चूँकि इनका भी काल विभाजन का की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इनका जो काल विभाजन है वो बहुत लंबा चौड़ा है। 12 अध्याय उसमें थी और 3 कालों में बटा था, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इसी के वजह से काल विभाजन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके काल विभाजन में एक वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण इनकी आलोचना की गई है। विभिन्न विद्वानों ने इनकी आलोचना की है और अध्यायों की संख्या अधिक होने से भी काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं माना। जो विद्वान थे, जो आलोचक थे, वो इनके काल विभाजन को उपयुक्त नहीं मानते हैं। अब आते हैं मिश्र बंधु विनोद पे। जो मिश्र बंधु थे, तो मिश्र बंधुओं में ये 3 जो भाई थे इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है। तो पहले जो है वो गणेश बिहारी हैं, दूसरे हैं जो वो श्याम बिहारी हैं, तीसरे जो हैं वो सुखदेव बिहारी हैं। तो इन तीनों का ये तीनों जो हैं इन्हीं को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। ये 3 भाई मिश्र बंधु माने जाते हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। ये तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। और मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने जो काल का विभाजन किया है वो 5 भागों में बांटा है।
काल विभाजन जो किए हैं वो 5 भागों में बांटे हैं और प्रत्येक काल विभाजन को 2-2 भागों में बांटा है, 2-2 भाग कर दिए, प्रत्येक काल का 2-2 भाग कर दिए हैं। तो पहला जो है वो आरंभिक काल है, पहला जो है वो आरंभिक काल है जिसको 2 भागों में बांटा। तो पहला है पूर्व आरंभिक काल, दूसरा है उत्तरारंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल जो है वो 1700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक माना जाता है। दूसरा जो है वो उत्तरारंभिक काल है जिसका समय काल 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक माना जाता है। अब आते हैं माध्यमिक काल को, देख लीजिए कि माध्यमिक काल, तो माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटे हैं। ये जो मिस्र बंधु थे इन्होंने माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला जो है वह पूर्व माध्यमिक काल है और दूसरा है पौण माध्यमिक काल। तो पहला जो है पूर्व माध्यमिक काल, उसका समय काल 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक माना जाता है। पौण माध्यमिक काल का समय 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक माना जाता है। तीसरा जो है वो है अलंकृत काल, तीसरा जो नाम दिए हैं ये लोग मिस्र बंधुओं ने, उसका नाम अलंकृत काल है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरा अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय जो है वो 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक माना जाता है। उत्तरालंकृत काल का समय 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक माना जाता है। चौथा जो है ये परिवर्तन काल है, चौथा जो भाग इनका है वो परिवर्तन काल है जिसका समय काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक माना जाता है। पांचवा जो है वो है वर्तमान काल, वर्तमान काल का जो समय है 1926 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। यानी कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु में इतिहास का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 5 भागों में किया था। तो इनका ये 5 भागों में बांटे हैं, इसमें जो है इसका भी आलोचना हुई है, इनके भी साहित्य की आलोचना हुई है। इसमें ये कहा गया है कि इस काल विभाजन का स्पष्ट आधार नहीं है, इसमें भी आलोचकों ने आलोचना की है इनके ग्रंथ की भी कि इसमें काल विभाजन का स्पष्ट आधार नहीं है और कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर है, तो अलंकृत काल जो है वो आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर है, इसलिए इसको ये लोग स्पष्ट नहीं मानते हैं जो आलोचक हैं, जो लेखक हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ जो है ये 700 विक्रम संवत से मानते हैं, यानी कि इसमें अपभ्रंश की रचनाओं को भी इन्होंने समेट लिया है, जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको भी इन्होंने समेट लिया है। सबको ये पता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 विक्रम संवत के आसपास से माना जाता है, ये मान्यता भी मिली है। लेकिन इनका जो ये काल विभाजन किए हैं इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम संवत से मानकर इन्होंने अपभ्रंश की रचना को लपेट लिया है। तो इसीलिए इनकी भी रचनाओं को तर्कसंगत लोग नहीं मानते हैं। और दूसरी बात कि परिवर्तन काल को भी असंगत मानते हैं, ये जो परिवर्तन काल है इसको भी असंगत कहा जाता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने भी आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, उत्तर आदि कालखंडों में आंख मूंद कर मिस्र बंधुओं ने बांट दिया है, ये भी नहीं देखा कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं आता है। ऐसे वृत्ति संग्रह को इतिहास नहीं माना जाता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्पष्ट माना है कि ऐसे इतिहास को हम तर्कसंगत नहीं मान सकते हैं। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि इन्होंने काल विभाजन में क्या वो किया है। तो जानिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास, इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ का रचना किए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का रचना किए हैं।
तो उसमें इन्होंने जो काल विभाजन है वो दोहरे नामकरण की परंपरा के आधार पर किया, यानी दोहरे नामकरण की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से की है। तो इसमें एक का दो नाम, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल का है। आदिकाल तो नाम था ही, वीरगाथा काल भी नाम है, मतलब एक काल का, एक युग का दो नाम, तीन नाम। कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया तो बहुत सारे नाम हो गए। जैसे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, तो इसी आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कह दिया, उसी को प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। मेरे कहने का मतलब कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने जैसी रचना की, उसी के हिसाब से उसका नाम रखते चले गए हैं। तो दोहरे नामकरण की परंपरा की शुरुआत ये सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो आइए जानते हैं कि इनका जो ये काल विभाजन है ये कौन कौन सा है। तो पहला है जो आदिकाल, यानी कि आदिकाल को इन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। इसका जो समय बताया, ये बताया कि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल का समय काल माना गया है। पूर्व मध्यकाल जो है इसको इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया, और इसका समय काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना है। फिर उत्तर मध्यकाल है, तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल का जो समय है वो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना। रीतिकाल का समय काल 1700 विक्रम संवत से, ये जो रीतिकाल है इसका समय काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, और इसका समय काल जो है 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक माना। तो ये हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से वो नाम दिए, गद्य काल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि आदिकाल को वीरगाथा का कहना अधिक उपयुक्त समझा। ठीक उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहना, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहना। इनके अनुसार जैसे वीरगाथा काल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति की और रीतिकाल में रीति निरूपण, आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता, इसलिए प्रधान प्रवृत्तियों के आधार पर इन कालखंडों का नामकरण करना इन्होंने उपयुक्त समझा। इसी के वजह से इन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल का नामकरण किया। तो आपने जाना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अच्छा, इनके बारे में भी कुछ आलोचक हैं जो ऐसे मानते हैं कि बहुत जैसे इनका जो काल विभाजन है वो युगीन परिस्थितियों के आधार पर भी किया गया है, और इसका जो काल विभाजन इन्होंने जो किया है वो दो पद्धतियों के आधार पर किए हैं। काल विभाजन जो है ये दो पद्धतियों के आधार पर किए हैं। पहला जो है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर, दूसरा है जो ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। ये दो पद्धतियों का अनुसरण करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें ये चार तरह से उस साहित्य का काल विभाजन किए हैं। इनके काल विभाजन में सर्वाधिक आलोचना या आपत्ति, मैं बोल रही हूँ ना कि इनके भी साहित्य पे आलोचकों ने आलोचना की है, तो इनके काल विभाजन में सर्वाधिक आलोचना या आपत्ति वीरगाथा काल के नामकरण को लेकर हुई थी। सबसे ज़्यादा आलोचना वीरगाथा काल के नामकरण को लेकर हुई थी। कहते हैं कि रामकुमार वर्मा ने क्या विभाजन किया, तो रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का आलोचना नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। उसमें काल विभाजन जो है वो 5 भागों में बांटे हैं रामकुमार वर्मा। तो आदिकाल को इन्होंने संधिकाल या चारण काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल कहा है, ये संधिकाल या चारण काल। अच्छा, आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधिकाल या चारण काल। तो संधिकाल का समय काल अलग बताया और चारण काल का समय सीमा अलग बताया। तो संधिकाल का जो समय सीमा है वो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक माना।
चारण काल का समय सीमा जो है वो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना। दूसरा जो इनका काल विभाजन है वो पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा, जिसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। चौथा जो है वो उत्तर मध्य काल है, जिसको रीतिकाल कहा जाता है, जो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। पांचवा जो है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल को आधुनिक काल ही इन्होंने कहा और इसकी समय सीमा जो है वो 1900 विक्रम संवत से अब तक मानी जाती है। तो आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा, लेकिन इसकी समय सीमा अलग अलग बताई। और सारे जो हैं वो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा। तो रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश की रचनाओं को समाविष्ट यानी कि शामिल कर दिया। ये रामकुमार वर्मा जो हैं वो अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल किए हैं, ये रामकुमार वर्मा जी। अच्छा, जहाँ रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण रचना प्रवृत्ति के आधार पर किया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण रचना प्रवृत्ति के आधार पर किया था, तो वहीं रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया था। नामकरण जो है वो रचनाकार के आधार पर किया, वहीं रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण रचना प्रवृत्ति के आधार पर किया। तो चारण काल और वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है, केवल इसमें नाम का फर्क है। यानी कि कोई चारण काल कहता है, कोई वीरगाथा काल कहता है, कोई संधि काल कहता है, तो इसी की वजह से इसका अलग अलग नाम है। अब जानते हैं श्याम सुंदर दास जी ने अपनी रचना में काल विभाजन कितने प्रकार से किए हैं और कैसे किए हैं, तो आइए जानते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी हैं जो हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटे हैं। श्याम सुंदर दास जी आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा युग कहा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है कि वीरगाथा युग और वीरगाथा काल में हम अक्सर भूल कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और आदिकाल को, और ये श्याम सुंदर दास जी ने आदिकाल को वीरगाथा युग कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा। इसका समय काल जो ये बताए हैं वो 1050 से 1400 विक्रम संवत तक मानी जाती है। आदिकाल को वीरगाथा युग कहा जाता है। इसकी समय सीमा जो है वो 1050 से 1400 विक्रम संवत तक मानते हैं श्याम सुंदर दास। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति युग कहा है, जिसकी समय सीमा 1400 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत तक मानी जाती है। पूर्व मध्य काल को भक्ति युग कहे हैं, आदिकाल को वीरगाथा युग कहे हैं, उत्तर मध्य काल को रीति युग कहे हैं, जिसकी समय सीमा 1600 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। आधुनिक काल को नव विकास काल कहा है। आधुनिक काल को इन्होंने नव विकास काल कहा है, जिसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से अब तक मानी जाती है। तो आपने जाना श्याम सुंदर दास के काल विभाजन के बारे में। अब जानते हैं गणपत चंद्र गुप्त के काल विभाजन के बारे में कि इन्होंने काल का हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने इसके पहले जितने भी कवि थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने काल विभाजन विक्रम संवत के आधार पे किया था। जितने भी श्याम सुंदर दास हुए, रामचंद्र शुक्ल हुए, मिश्र बंधु हुए, इन्होंने सारे जो काल विभाजन किए हैं वो विक्रम संवत के आधार पे किए हैं, विक्रम संवत में किया है। लेकिन ये गणपत चंद्र गुप्त ने काल विभाजन की शुरुआत ईस्वी में प्रारंभ की थी। ये ध्यान दीजिएगा, गणपत चंद्र गुप्त ने काल विभाजन की शुरुआत ईस्वी में प्रारंभ की थी। तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, यानी आदिकाल को प्रारंभिक काल माना, जिसकी समय सीमा यानी समय काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी जाती है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, जिसकी समय सीमा 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। मध्यकाल को
गणपत चंद्रगुप्त ने 2 भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा। यानी कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यानी पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति काल का समय सीमा 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है और उत्तर मध्यकाल का समय सीमा 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मानी जाती है। आधुनिक काल का समय काल जो है 1857 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक मानी जाती है। तो ये गणपत चंद्र गुप्त का हुआ। अब जानते हैं कि अच्छा, चूँकि आधुनिक काल की ये जो समय सीमा है, ये आधुनिक काल का ये 1857 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक इसलिए माना जाता है क्योंकि 1965 में जो है 16 से नहीं 1965 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि 1965 ईस्वी तक की रचनाओं को लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था। इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि इसका प्रकाशन, इस ग्रंथ का प्रकाशन जो हुआ था वो 1965 ईस्वी में हुआ था। 1965 ईस्वी तक की रचनाओं का इन्होंने अपने जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने वर्णन किया है। 1965 में ही इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो आपने जाना गणपत चंद्रगुप्त के बारे में। अब जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन कैसे किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में किए। आदिकाल को इन्होंने आदि काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा, आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा, आदिकाल को आदिकाल कहा, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, जिसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा, जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा और इसकी समय सीमा जो है समय वो 1900 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो ये रहा इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। अब आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन नामों को सर्वाधिक मान्यता मिली वे इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य में सारे काल विभाजन के बारे में आपने जान लिया कि कौन से कभी कौन सा किस ग्रंथ की रचना किए और कैसे काल विभाजन किए, लेकिन सभी को देखने के बाद आलोचकों ने, जो आलोचक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन नामों को सर्वाधिक मान्यता दिए वो इस प्रकार से है, देख लीजिए। तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नामों को सर्वाधिक मान्यता दिए। इसकी समय सीमा जो है वो आदिकाल की समय सीमा जो है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल का समय काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल का समय काल जो था वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल का जो समय काल था वो 1850 से अब तक माना जाता है। इस आधुनिक काल को इन्होंने 6 भागों में बांटा। आधुनिक काल को जो है उन्होंने 6 भागों में बांटा, जो इस प्रकार से है। आधुनिक काल के 6 भाग देख लीजिए। भारतेंद्र युग को पुनः जागरण काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी कि ये नामकरण जो हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे इस युग का नामकरण हुआ। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे, जो कवि हैं उनके नाम पे भारतेंदु युग का नाम पड़ा है और इसे पुनः जागरण काल भी कहा जाता है। इसका समय काल जो है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग जो है इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा जो है वो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। ये भी जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तीसरा जो आता है वो शुक्ल युग।
यानी कि छायावादी काल, छायावाद काल। शुक्ल युग को छायावाद काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रसाद, पंत, निराला, देवी वर्मा आते हैं, यानी कि 4 लोगों का बहुत मतलब नाम है छायावाद काल में। और इसकी समय सीमा जो है वो 1920 से 1936 तक मानी जाती है इसका समय काल। शुक्ल युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। इसका समय काल 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिवादी युग यानी कि साम्यवादी युग, इसको शुक्ल युग कहा जाता है, प्रगतिवादी युग कहा जाता है और इसी को साम्यवादी युग भी कहा जाता है। अब आते हैं 5वां जो है वो स्वतंत्र युग है, यानी कि सब लोग स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक आते आते भारत आज़ाद हो गया। तो ये स्वतंत्र युग है, यानी कि प्रयोगवादी युग। इसे प्रयोगवादी युग भी कहा जाता है, इसको प्रयोगवाद काल भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत तार सतप, जो तार सतप थे, जो 7 कवि थे, तार सतप के अंतर एक सतप में 7 कवि आते हैं, तो उनको भी उनकी रचनाएं हैं इसी के अंदर। ये प्रयोगवाद काल के अंदर ही आते हैं तार सतप के कवि, और इन्हें ही अज्ञेय युग भी कहा जाता है। तो स्वतंत्र युग को प्रयोगवादी युग, प्रयोगवाद काल और अज्ञेय युग भी कहा जाता है। अब आते हैं 6वां जो है वो नवलेखन युग, यानी कि नई कविता। अब नए नए कविताओं का आविष्कार होने लग रहा, रचनाओं का। नई कविता यानी कि इसका समय काल जो है वो 1953 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। नई नवलेखन युग, नई, जिसको नई कविता भी कहा जाता है, और उसकी समय सीमा, समय काल 1953 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो आपने जाना हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में कि विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन किया। आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगी। अब शुरुआत होगी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं, उनकी रचनाएं क्या की हैं, क्या क्या हैं। तो आगे की वीडियो में मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।